हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अंकित भैया और भाई एक बार फिर आप सबके लिए लेके आया हूं क्लास 9th एसएसटी के चैप्टर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट का रैपिड रिवीजन। और भाई आज की क्लास में 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। हर वो चीज बताऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाली है। और एक खास बात, आप लोग कह रहे थे ना भैया नोट्स नहीं दे रहे, तो भाई मैंने नोट्स देना शुरू कर दिया है। आज एक वीडियो सुबह ही जा चुकी होगी, तुमने देख लिया होगा। ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस जाएंगी। हर वीडियो के नीचे भाई, हर चैप्टर के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और एक खास बात, आप लोग कह रहे थे ना भैया आपने एसएसटी का पढ़ाना शुरू करा, मैथ्स भूल गए। बच्चों ने बोला भैया चैप्टर 5 करा दो, चैप्टर 8 करा दो, ये करा दो, वो करा दो। भाई अब एसएसटी खत्म, अब शुरू होगी मैथ्स और 10 से 15 दिन के अंदर पूरी मैथ्स कंप्लीट करा दूंगा। फिलहाल के लिए संडे को आ रहा है मैथ्स का चैप्टर 5, तो चैनल पर विजिट करना है, जाकर के देख लेना, ठीक है। तो संडे को सबने मैथ्स का लेक्चर देखना है। फिलहाल के लिए अभी जो पढ़ने आए एसएसटी एटमॉस्फेयर क्लाइमेट का रैपिड रिवीजन, चल खत्म करते हैं फटाफट 15 मिनट के अंदर। तो भाई सबसे पहले समझते हैं भैया क्या होता है एटमॉस्फेयर। देख भाई, अपने धरती के चारों तरफ हवाओं की मोटी मोटी लेयर्स है। इन्हीं मोटी मोटी लेयर्स को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब सवाल ये भैया, ये जो लेयर्स हैं, ये जो हवाओं की लेयर्स है, बनी किससे? भाई ये बनी है बहुत सारी गैसों से मिलके। अच्छा, इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं? सबसे ज्यादा होती है भैया नाइट्रोजन गैस, कितनी? 78%। फिर होती है ऑक्सीजन 21%। फिर होती है ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। अब परेशान मत होइए भैया ये ऑर्गन फॉर्गन क्या, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वैसे तूने। फिलहाल ये गैसों के नाम है। अच्छा, इन गैसों के अलावा इसमें एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स और डस्ट भी मौजूद होते हैं, और यही आगे चल के क्या बनाते हैं? क्लाउड वगैरह फॉर्म करते हैं। तो अपने को क्या समझ आया एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक लेयर क्या होती है? भैया कुछ नहीं, धरती के चारों तरफ ऐसे गैसों की कुछ लेयर्स बनी हुई हैं, इससे ही बोलते हैं एटमॉस्फेयर या फिर एटमॉस्फेरिक लेयर। अब सवाल आता है कि भैया गैस तो हवा में उड़ जाती है, तो ये धरती से चिपक के क्यों बैठी है, ये क्यों नहीं उड़ रही? तो देख भाई, ग्रेविटी नाम की भी तो चीज होती है। न्यूटन बाबा ने क्यों डिस्कवर करा था ग्रेविटी को? इसीलिए ताकि तू ये पूछे। तो देख, तूने पढ़ा ना ग्रेविटी के बारे में कि धरती हर चीज को अपनी ओर खींचती है। अभी तू हवा में कूदेगा तो धड़ाम से नीचे गिरेगा ना, तो धरती हर चीज को अपनी ओर खींचती है। ऐसे ये धरती इन गैस के पार्टिकल्स को भी अपनी ओर खींच के रखती है, जिसकी वजह से एक सारी गैसेस इसे धरती पर चिपकी हुई हैं लेयर्स के फॉर्म में। तो चलो भाई फटाफट पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में। टोटल अभी हमें इतनी लेयर्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली लेयर है भैया कौन सी? ट्रोपोस्फेयर। बोल कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। अब जो ट्रोपोस्फेयर है धरती के सरफेस से शुरू होती है और 12 किलोमीटर ऊंचाई तक का जो एरिया है वो कहलाता है ट्रोपोस्फेयर। बोल क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फेयर। अब एक चीज याद रखियो, ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही हम रहते हैं। भाई अपन रहते कहाँ? ट्रोपोस्फेयर के अंदर रहते हैं। इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ये बादल वगैरह बनते हैं, आंधी वगैरह आती है, बारिश वगैरह होती है, सारे फिनोमेना इसी के अंदर होते रहते हैं। अब सबसे खास बात जो तुझे याद रखनी है कि जैसे ही ट्रोपोस्फेयर में अपन ऐसे धरती से ऊपर जाएंगे 12 किलोमीटर के अंदर, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। बोल क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अगर यार तू कभी मनाली, शिमला, उत्तराखंड कहीं पर भी गया हो, जब तू पहाड़ों पर जाता है तो क्या होता है? बोल, जिस जैसे तो ऊंचाई पर जाता है ठंड लगती है। ठंड लगने का मतलब क्या? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ये कहानी हुई किसकी? ट्रोपोस्फेयर की। अब अगली कहानी किसकी पढ़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर की। अब देख, जहां पर ट्रोपोस्फेयर खत्म हुआ वहां से स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होगा। तो स्ट्रेटोस्फेयर कहां से शुरू होता है? धरती से 12 किलोमीटर ऊंचाई से शुरू होता है और कहां तक चलता है भैया? धरती से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो एरिया है वो क्या कहलाता है? स्ट्रेटोस्फेयर। अभी जो स्ट्रेटोस्फेयर वाला इलाका है ना, इसमें बादल नहीं होते हैं, इसमें हवा बहुत नहीं चलती, यानी शांत इलाका है। तो अपन को जो ये हवाई जहाज उड़ाने होते हैं ना, एरोप्लेन वगैरह, हम कहां उड़ाते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टर्बुलेंस नहीं आती, हवा होती नहीं है, ज्यादा आंधी होती है बट बहुत कम होती है, जिससे कि बहुत ज्यादा टर्बुलेंस के चांस कहते हैं बहुत ही कम हो जाते हैं। अब जो एक चीज याद रखनी है कि इसी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक अलग से लेयर पाई जाती है जिसे बोलते हैं ओजोन लेयर। बोल क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर काम क्या होता है? ऐसे सन से जो लाइटें आती है ना, जो लाइट आती है उसमें एक यूवी रेस नाम की रे होती है। यूवी रे अगर धरती पर आ जाए और हमारे ऊपर पड़ जाए, भाई हो जाएगा कैंसर। तो ये ओजोन लेयर क्या करती है? उन यूवी रेस को यहीं से वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। तो यूवी रेस का काम क्या है? अपने को ओजोन लेयर का काम क्या है? अपने को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने का। सवाल आएगा कि भैया ओजोन लेयर कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर में पाई जाती है? तो याद रखिए स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। अब ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में 2 लेयर्स होंगी ना, एक बाउंड्री भी तो होगी। अब इस बाउंड्री का नाम क्या होता है? ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज किसके बीच में है?
ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में। अब तीसरा है भैया मीजोस्फीयर। अब देख मीजोस्फीयर शुरू कहां से होगा, धरती से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर शुरू होगा और कहां तक होगा, धरती से 80 किलोमीटर तक, यहां तक का जो एरिया क्या कहलाएगा, मीजोस्फीयर। अब देख याद रखियो, मीजोस्फीयर के अंदर जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं ना स्पेस से, जिसे मेटेरॉइड वगैरह बोलते हैं, अगर वो धरती पर गिर जाए तो नुकसान हो जाएगा। तो जैसे ही वो इस मीजोस्फीयर वाले इलाके में एंटर करते हैं, मीजोस्फीयर क्या करता है, इन्हें जला के राख कर देता है, ठीक है, ताकि वो धरती पर आए ही ना और धरती पर अपना नुकसान होना। अब तुझे एक छोटी सी मुझे ट्रिक बतानी है टेम्परेचर वाली, देख याद रखियो। ट्रोपोस्फीयर के अंदर क्या हुआ, जैसे जैसे हम धरती से ऊपर गए टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इसके अंदर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। फिर इसके अंदर क्या होगा, फिर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ऐसे याद रखियो, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। तो बार बार अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मीजोस्फीयर हो गया और टेम्परेचर वाला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ देख लियो। अगला है भैया थर्मोस्फीयर। अब देख थर्मोस्फीयर धरती से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होता है और कहां तक चलता है, 70 किलोमीटर 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होता है, थर्मोस्फीयर ही होता है। अब जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में एक अलग से लेयर थी, ओजोन लेयर, ऐसे थर्मोस्फीयर में भी एक अलग से लेयर होती है जिसे क्या बोलते हैं, आइनोस्फीयर। अब इस आइनोस्फीयर का काम क्या होता है कि यहां से जो रेडियो वेव के सिग्नल्स जाते हैं ना, उन्हें ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे कि तू यहां पर है, अब तू फोन करेगा अपने देश को मुंबई में, हेलो, तो वो क्या करेगा भाई, पहले सिग्नल जाएगा ऐसे यहां पे इस आइनोस्फीयर में, यहां से रिफ्लेक्ट हो गया यहां पर आएगा, तभी तेरे दोस्त के पास सिग्नल पहुंचेगा। एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो आइनोस्फीयर क्या करता है, रेडियो सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा, तुमने एक फिनोमिना देखा होगा, ऐसे लाइट चलती है, अरोरा बोलते हैं इसे, अपने यहाँ नहीं होता, आर्कटिक रीजन में होता है, जो एंटार्क्टिक वाला रीजन है ना, वहां पर ये देखने को मिलता है। सब बादल में लाइटें हमेशा क्या करती है, चमकती रहती है। ये सारा काम कहां पर होता है भाई, थर्मोस्फीयर में। अच्छा, टेम्परेचर क्या होगा, ट्रिक बता चुका हूं, यहां पर डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, तो यहां पर बोल क्या होगा, इंक्रीज ही होगा ना। अब इनके बीच में जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज का नाम याद रखियो। स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच की जो बाउंड्री क्या कहलाती है, स्ट्रेटोपोज कहलाती है। मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच की जो बाउंड्री क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, मीजोपोज कहलाती है। बच्चों सबसे आखिरी लेयर है, आखिरी लेयर है भैया एक्सोस्फीयर। ये शुरू होती है धरती से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये शुरू होती है और अंत तक चलती रहती है। अब इसमें क्या होता है, जो अपन सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं धरती से ऊपर, सारी सैटेलाइट्स कहां पर चलती हैं, इसी एक्सोस्फीयर में चलती रहती हैं। इसके सारे खास पॉइंट्स मैंने यहां पर लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बाकी नोट्स तो मैं दूंगा ही दूंगा, ठीक है। अब कहानी शुरू करते हैं आगे की। भैया एटमॉस्फेयर का यूज क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले जिंदा रहना है। जिंदा रहने के लिए सांस लेनी है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अबे ऑक्सीजन इसी एटमॉस्फेयर में तो है, तो सबसे पहले सांस लेनी। अभी बताइए यूवी रे से बचाता, अभी बताया मेटेओर वगैरह को जला देता है। अर्थ पर भैया टेम्परेचर मेंटेन करता है ये एटमॉस्फेयर, क्रिएट करता है वेदर को अलग अलग, यही बारिश करवाता है, इसी की वजह से लाइफ पॉसिबल है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस है किसकी, एटमॉस्फेयर की। अब चलो कहानी पढ़ते हैं किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब देख, प्रेशर कुकर में खाना बनते देखा है, गैस की वजह से इतना प्रेशर बनता है, इतना प्रेशर बनता है भाई, प्रेशर कुकर फट जाता है। साइकिल के टायर में ज्यादा हवा भर, साइकिल का टायर फट जाता है। तो सोच, ये तो इतनी सारी गैसेस हैं, धरती के ऊपर कितना भयंकर प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये सारी गैसेस धरती पर रहने वाले और धरती के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ आया कि नहीं। अब तुझे छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी भैया, कि धरती के ऊपर कहीं पर धरती बहुत गर्म, कहीं पर धरती बहुत ठंडी। अब जहां पर धरती बहुत गर्म होती है ना, वहां की सारी हवाएं ऊपर चली जाती हैं। समझ समझ समझ, जहां पर धरती गर्म होगी वहां से सारी हवाएं उड़ के कहां चली जाएंगी, ऊपर। अब सारी हवाएं जब ऊपर भाग गई तो यहां तो गैस कम हो गई, यानी यहां पर बन गया लो प्रेशर जोन। समझ के रखियो। अब यहां पर देख, यहां पर है ठंडी जगह। अब ठंडी जगह में सारी गैसेस ऊपर नहीं जाएंगी, नीचे ही इकट्ठा रहेंगी। अब सारी गैसेस यहीं पर इकट्ठा हैं तो यहां पर बन जाएगा हाई प्रेशर जोन। अब समझ, यहां पर हवा कम, गैसेस कम, यहां पर हवा ज्यादा, गैसेस ज्यादा। यहां पर लो प्रेशर जोन, यहां पर हाई प्रेशर जोन। अब इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए गैसेस यानी कि हवाएं चलेंगी यहां से यहां, यानी गैस अब हवाएं अब मूव करेंगी हाई प्रेशर जोन से कहां, लो प्रेशर जोन की तरफ। तुझे एक चीज याद रखनी है हमेशा, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा वहां बनेगा लो प्रेशर जोन, जहां टेम्परेचर कम वहां बनेगा हाई प्रेशर जोन। और हवा हमेशा कहां मूव करेगी, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ। अगर तू ये समझ गया भाई, चैप्टर खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो चल भाई, एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसी पर बेस्ड है, समझते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में। लेकिन इस कंसेप्ट को समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और समझना पड़ेगा भाई। देख, जो अपनी धरती है ना, धरती माँ बोलते हैं ना, धरती माँ डायलॉग है ना सुनील शेट्टी का, धरती माँ है ना।
तो धरती जो सच में माँ की तरह है। जैसे मम्मी होती है ना, मम्मी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है पर मम्मी बहुत जल्दी शांत भी जाती है, पहले थप्पड़ मारेंगे फिर बाद में आके प्यार से खाना भी खिलाएंगी। तो ऐसे धरती का भी है, धूप जब इस पर पड़ती है ना बहुत जल्दी गर्म हो जाती है पर बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। अब जो समंदर है ना वो पापा की तरह, पापा लोगों का जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब गुस्सा आएगा ना भाई थप्पड़ गली में दौड़ा के मारेंगे। आजकल के पापा लोग थोड़ा सा चिल है भाई, अपने टाइम पे होते थे पापा नहीं बाप होते थे भाई, दौड़ा के मारते थे। तो धरती जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। और समंदर क्या है कि भैया जल्दी गर्म नहीं होगा और एक बार गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। ये कंसेप्ट याद रखियो, खत्म तेरा टॉपिक। फिर अपने को पढ़ना है सी ब्रीज। अब देख दिन के टाइम पे होता क्या है, जैसे ही सूरज चाचू आए धूप पड़ी धरती के ऊपर भी समंदर के ऊपर भी, लेकिन धरती तो माँ है, धूप पड़ती तुरंत गर्म हो गई तो धरती हो गई गर्म। और अभी क्या बताया, जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां क्या बनेगा, लो प्रेशर जोन। लेकिन समंदर तो बाप है ना, इसे जल्दी गुस्सा नहीं आता, तो अभी ये गर्म नहीं हुआ तो यहां पर क्या है, हाई प्रेशर जोन। अब हवाएं कहां चलती हैं, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ, तो हवाएं यहां से यहां क्या करेंगी, मूव करेंगी। अब बता हवा जा कहां से रही है, सी से, समंदर से, इसीलिए इसका नाम क्या है, सी ब्रीज। और ये फिनोमेना कब होता है, डे टाइम पर। अब अगला रात के समय पे क्या होगा, अब जैसे ही सूरज चाचू सो गए ठंडी पड़ गई धरती। क्यों, क्योंकि जैसे ही धूप कम हुई, अब धरती तो वहां है, दिन भर तुरंत फूक रही थी, जैसे सूरज चाचू गए तुरंत पड़ गई ठंडी। मैंने बताया ना धरती जितनी जल्दी गर्म होती है जल्दी क्या होती है, ठंडी हो जाती है। तो धरती तो ठंडी हो गई, बट जो समंदर है मैंने कहा है गर्म देर से होता है पर ठंडा भी देर से होता है। अभी ये उबल रहा है, ठंडा ही नहीं हुआ, अभी ये उबल रहा है। तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा तो यहां बन गया लो प्रेशर जोन, यहां पर टेम्परेचर कम तो ये बन गया हाई प्रेशर जोन। अब क्या होगा, हवा कहां मूव करेगी, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर की तरफ। तो हवा मूव करेगी हाई प्रेशर से कहां पे, लो प्रेशर की तरफ। तो अभी जो हवा है वो लैंड से मूव करे सी की तरफ, और इसे ही नाम देते हैं क्या, लैंड ब्रीज। भाई ये कंसेप्ट तूने पढ़ा होगा 7वीं 8वीं में ना, मैंने फिर पढ़ा दिया। और अगर तूने ये पढ़ लिया है ना मेरे भाई, तो अब एक कंसेप्ट जो है अरे यार चल बताता हूं, ये भी बताता हूं, फ्लो बिगड़ेगा थोड़ा सा। देख अब जब ये हवाएं चलती है ना यहाँ से, अब जो ये हवाएं चलती है ना यहाँ से, ये सिर्फ हवाएं नहीं चलती, इनके साथ होती है वाटर वेपर्स। वाटर वेपर बोले पानी जैसे तो उबालता है भाप के फॉर्म में उड़ता है ना, तो ऐसे ही पानी वेपर्स के फॉर्म में इन हवाओं के साथ चलता है। तो जब पानी इन हवाओं के साथ चलता है तो वही पानी आगे वाटर वेपर्स कंडेंस होकर बोले पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत पास आएंगे और छोटी बूंद से बड़ी बड़ी बूंदें बन जाएंगी, उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंस होकर आगे क्या बनाएंगे भाई, क्लाउड बनाएंगे, बादल बनाएंगे। और यही बादल बाद में धरती पे नीचे गिरेंगे अलग अलग फॉर्म्स में, बारिश के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, स्टील के फॉर्म, स्लीट के फॉर्म में, और हेल बोले तो ऐसे जो बड़े बड़े ओले पड़ते हैं उसके फॉर्म में। और यही क्या कहलाता है भैया, प्रेसिपिटेशन। यानी जब बादल इनमें से किसी एक फॉर्म में धरती पर गिरेगा तो क्या कहलाएगा, बोल भाई, प्रेसिपिटेशन। अब तुम ये समझ गए कि भैया क्या हुआ, समंदर से हवाएं चली तो अपने साथ वाटर वेपर से लेके आई, वाटर वेपर कंडेंस हुई, क्लाउड बने तो बारिश वगैरह हुई। ठीक है, अब अगर इतनी कहानी समझ गए मुन्ना, तो तुम ये समझ जाओगे कि इंडिया के अंदर मानसून कैसे आता, बारिश वाला सीजन आता कैसे। अब समझ सारी कहानी। देख गर्मी के टाइम पर होता क्या है कि इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती है, और जमीन वाला पूरा इलाका बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो धरती जल रही है, इंडिया का पूरा इलाका जल रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ये बन गया लो प्रेशर जोन। अब साइड में समंदर, इधर है अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल। समंदर तो अभी गर्म नहीं हुआ, समंदर तो ठंडा है, तो ये है हाई प्रेशर जोन, ये भी क्या, हाई प्रेशर जोन। अब हवाएं कहां चलती हैं, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ। तो इधर से चलेंगी हवाएं, और क्योंकि हवाएं साउथ और वेस्ट से चल रही हैं तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून भी कहा जाता है। तो जब ये हवाएं चलेंगी तो अपने साथ लेके चलेंगी पानी वेपर के फॉर्म में, और धीरे धीरे वही पानी बादल बनेगा और क्या करेगा, बरसना शुरू कर देगा। अब शुरू करते हैं थोड़ा सा आगे की कहानी को। एडवांसिंग मानसून। अब जैसा कि मैंने बताया, इधर से चलेंगी हवाएं और हवाएं अपने साथ लेके जाएंगी पानी बनेगा बादल से होगी बारिश। अब ऐसा तो है नहीं हवा यहां पर पहुंची तुरंत यहां पे बारिश हो जाएगी, नहीं, पहले हवा इस वाले इलाके में पहुंचेगी, यहां बारिश होगी, फिर यहां बारिश होगी, फिर यहां बारिश होगी। तो धीरे धीरे मौसम अलग अलग जगहों पर पहुंच रहा है इंडिया के, तो इसे ही क्या बोलते हैं, एडवांसिंग मानसून। बोल समझ आया, ठीक है यार, रैपिड रिवीजन में थोड़ा सा तेज बताऊंगा ना। अब देख जो इधर से हवाएं चलती है, इधर से जो मानसून आता है, इसे क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और जो इधर होता है इसे क्या बोलते हैं, अरेबियन सी ब्रांच बोलते हैं। तो चल एक एक करके दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच के बारे में। देख क्या होता है, इधर बे ऑफ बंगाल से हवाएं चलती हैं, ऐसे यहाँ जाती हैं, और यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ होते हैं, मेघालय सिक्किम वाला इलाका आता है ना, वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ होते हैं। तो जैसे ही हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं, सारी हवाएं चली गई ऊपर,
और भाई ऊपर तो टेम्परेचर कम है। अब जब टेम्परेचर कम है तो कंडेंसेशन यानी वेपर्स जो है इकट्ठा हो गई तो पानी के फॉर्म में नीचे गिरना शुरू कर देंगे। इसीलिए जो मेघालय में खासी हिल्स है वहां पर हमेशा बारिश होती रहती है। फिर यही हवाएं आगे ऐसे मूव करती रहती है और अलग अलग जगहों पर क्या होती है, पहुंच जाती है। इसे क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अगला है भैया अरेबियन सी ब्रांच। देख अरेबियन सी में क्या होता है, इधर अरेबियन सी से चलती है हवाएं 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 और यहाँ पर वेस्टर्न घाट पे बहुत सारे पहाड़ होते हैं। केरल का कोस्टल इलाका, समंदर किनारे वाला इलाका। जैसे ही हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं, फिर से वही काम, सारी हवाएं पहुंच गई ऊपर। अब जैसे ही ऊपर पहुंची, ऊपर हो गई ठंडी, बन गए बादल, पानी की बूंदें एक साथ हो गई इकट्ठा और धड़ाधड़ यहाँ पे करी झमझम झमझम बारिश हो रही है। तो इसलिए इस इलाके में भी क्या होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है। तो ये क्या था, अरेबियन सी ब्रांच के बारे में। अब अगला पढ़ते हैं भैया रिटर्निंग मॉनसून के बारे में। अब देख, अब आएगी इंडिया में ठंड। अब जब इंडिया में आएगी ठंड तो भाई धरती वाला इलाका हो गया ठंडा, पर समंदर तो बाप है, या भी गर्म हुआ था। अब ये तो ठंडा नहीं होगा इतनी जल्दी, तो भाई ये तो गर्म है, ये ठंडा है। तो ये बन गया हाई प्रेशर जोन और इधर का इलाका क्या बनेगा, लो प्रेशर जोन। अब हवाएं यहां से चलेंगी समंदर की तरफ, तो हवाएं अब जाना शुरू कर रही हैं, इसलिए इसे बोलते हैं रिटर्न कर रहा है मॉनसून, रिटर्निंग मॉनसून। अब जब हवाएं यहां से जाती हैं तो जाते जाते इस तमिलनाडु वाले इलाके में बारिश करवा के जाती हैं। इसलिए तमिलनाडु में सितंबर अक्टूबर के महीने में भयंकर बारिश होती है। लोग सोचते हैं यार यहां पर अब बारिश क्यों हो रही है, समझ रहा है वजह, क्योंकि यहां से मॉनसून जा रहा है और जाते जाते तमिलनाडु पे पानी बरसा गया। ठीक है, अब कहानी शुरू करते हैं थोड़ी सी आगे की। तुम यहां तक की बात समझ चुके हो। वेदर क्या होता है भैया, तूने कभी ना कभी वेदर रिपोर्ट देखी होगी ना। अक्सर जब स्कूल जाने का मन नहीं होता अपन क्या करते हैं, वेदर रिपोर्ट देखते हैं, यार आज बारिश होगी कि नहीं होगी, टेम्परेचर कितना रहेगा, ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, देखता है ना। और पता है बारिश की खास बात क्या है, जिस दिन हम सोचेंगे कि आज बारिश हो जाए, बस उसी दिन नहीं होगी और उस टाइम पर नहीं होगी, उसके बाद हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। तो वेदर हमें क्या बताता है भाई, टेम्परेचर के बारे में बताता है, विंड के की हवा कितनी तेज चलेगी, ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी कितनी है, क्लाउड कवर के बारे में बताता है, बारिश के बारे में बताता है, एयर प्रेशर के बारे में बताता है। तो इन सारी चीजों से मिलकर क्या बनता है भैया, वेदर बनता है। वेदर हमें इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन देता है। अब अगली चीज है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या होता है, देख समझ, थोड़ा सा समझ। क्लाइमेट क्या होता है, किसी जगह का जो लंबे समय तक वेदर रहा है वही क्या कहलाता है, क्लाइमेट। जैसे राजस्थान में बारिश कम होती है, वहां पे रेगिस्तान है, वहां गर्मी ज्यादा है, तो वो वहां का क्लाइमेट, क्योंकि सदियों से सालों से वही चलता आया, वो क्लाइमेट है। अब जो बर्फ वाले इलाके हैं जैसे कनाडा साइड, जहां पर बर्फ गिरती है, वहां पे हमेशा बर्फ ही गिरती आई है, तो वहां लो टेम्परेचर होता है, वहां बर्फ गिरती है, ये वहां का क्लाइमेट है। मतलब जो लंबे समय तक वेदर चलता आया है उसे ही क्या बोलते हैं, हम वहां का क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, अब अगर तुझे थोड़ा सा अंतर समझना है वेदर और क्लाइमेट में, समझ, वेदर जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। भाई आज बारिश है कल धूप हो जाएगी, बट ऐसा नहीं कि राजस्थान में आज गर्मी है कल बर्फ गिर जाएगी, ऐसा नहीं, वो हमेशा वही रहेगा, इसीलिए वो क्लाइमेट है। ठीक है, यहाँ पर चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, जबकि यहाँ पर चेंजेस नहीं होते हैं, जनरली क्या होता है, चीजें स्टेबल होती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इंसानों की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने का मतलब सोच कैसा लगे, राजस्थान में बर्फ गिरने लग जाए तो, पूरा जो रेत का रेगिस्तान है बर्फ से ढक जाए तो, यही कहलाता है क्लाइमेट चेंज है। जो पूरा बर्फीले इलाके हैं अगर वो पिघल जाएं तो यही तो है क्लाइमेट चेंज। अब क्यों होता है क्लाइमेट चेंज, किसकी वजह से होता है, चल फटाफट समझते हैं। जो मेन वजह है क्लाइमेट चेंज की भैया वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग समझने से पहले मेरे बाबू तुम्हें समझना पड़ेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। क्या होता है भैया ग्रीन हाउस इफेक्ट, समझ। मैंने कहा धरती के चारों तरफ बहुत सारी गैसेस हैं। अब जैसे ही सन की लाइट आती है धरती के ऊपर, दिन में तो धरती गर्म रहती है, लेकिन अब होता यह है कि रात में तो सूरज है नहीं, तो धरती एकदम ठंडी पड़ जाएगी। इतनी ठंडी पड़ जाती कि इस पे बर्फ जम जाती। तो ये गैसेस क्या करती हैं, जो सन की हीट यहां पर आती है, जब ये सन रिफ्लेक्ट होकर हीट वापस जाने लगती हैं तो ये गैसेस उसे पकड़ लेती हैं, हीट को ट्रैप कर लेती हैं। जब तुझे ठंड लगती है तो तू जैकेट वगैरह पहन लेता है ना, तो क्या होता है उसमें हीट ट्रैप हो जाती है, वो जैकेट इसलिए गर्म हो जाती है। तो ये हवाएं, ये एटमॉस्फेयर जैकेट का काम करती हैं। हीट अंदर आई, इन्होंने हीट को वापस जाने ही नहीं दिया, अंदर पकड़ के रखा। बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। इनकी वजह से धरती पर गर्मी जो है थोड़ी सी मेंटेन रहती है, वरना धरती बर्फ जम जाए बर्फ की तरह। तो ये तो अच्छी बात थी भाई, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से टेम्परेचर मेंटेन था थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अगर यही गैसेस हद से ज्यादा हो जाए, सोच अगर वही जैकेट तुझे गर्मी में पहना दूं तो पसीने छूट जाएंगे ना, ऐसे ही अगर यही गैसेस ज्यादा हो जाएंगी तो अब क्या होगा, सन से लाइट आएगी, ये हीट को ट्रैप करेंगे। अब हीट इतनी ज्यादा ट्रैप होगी तो भाई अब बढ़ जाएगी गर्मी,
बहुत गर्मी बढ़ेगी, यानी ये जो पूरी अर्थ है, पूरी ग्लोब है, इसमें गर्मी पैदा हो जाएगी, हीट पैदा हो जाएगी, ग्लोब वार्म करना शुरू कर देगी और इसी इफेक्ट को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग होती मेनली किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। यानी ग्रीन हाउस गैसेस अगर ज्यादा होंगे तो हीट ज्यादा ट्रैप होगी, हीट ज्यादा ट्रैप होगी तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। अब जो मेन ग्रीन हाउस गैस है वो है CO2, अपने लेवल पर याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिन जिन चीजों की वजह से ग्रीन हाउस गैस निकलती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, उससे ही बोलते हैं भैया कार्बन फुटप्रिंट। कंफ्यूज मत होना, वो सारी चीजें जो रिस्पॉन्सिबल हैं इनके लिए उसे क्या बोलते हैं? कार्बन फुटप्रिंट। भाई गाड़ियों से धुआं निकलता है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये चिमनियों से, इंडस्ट्रीज से निकलता रहता है, ये सारी चीजें। हम पेड़ काट रहे हैं इसकी वजह से। अब पेड़ ना काटते तो भैया क्या होता? पेड़ CO2 ले लेता, हमें ऑक्सीजन दे देता। तो वो चीजें जो इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उसे क्या बोलते हैं? कार्बन फुटप्रिंट। बोल समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना? अच्छी बात है, चल अब आगे बढ़ते हैं। अब देख, अभी कुछ टाइम पहले पंजाब में बाढ़ आई थी, तुमने देखा होगा, अभी कुछ टाइम पहले 25 में ही आई थी, ठीक है? तो ये किसका है? ये क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये वेदर है। वेदर मतलब जैसे कि अचानक क्या हुआ कि बाढ़ आ गई बहुत ज्यादा वहां पे नदी में बारिश की वजह से, ठीक है? तो हुआ क्या, वहां पर जो फसलें थी बहुत ज्यादा बर्बाद हो गई। वहां पे गांव में बाढ़ आ गई, बहुत सारे लोगों को अपना घर शिफ्ट करना पड़ा, रातों रात बहुत दिक्कतें आई, रोड और ब्रिजेस टूट गए, पीपल को अपना घर छोड़ना पड़ा, बहुत सारी चीजें वहां पे लोगों की जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी क्या होगी? बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। यहां पर बस इतना बताना चाह रहे थे कि अगर लोगों को पहले से पता हो कि ऐसा कुछ होने वाला है तो लोग उससे बच सकते हैं। और ये बताने का काम किसका होता है भैया? ये बताने का काम होता है इंडिया में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। और इसके IMD के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल कितने मौसम होते हैं? 4 मौसम होते हैं। चलो फटाफट देख लेते हैं। विंटर दिसंबर से फरवरी के बीच में, समर मार्च से मई के बीच में, साउथ वेस्ट मानसून जून से सितंबर के बीच में, बता दिया है। अगला है रिटर्निंग मानसून अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है? ये 4 सीजन है किसके अकॉर्डिंग? IMD के अकॉर्डिंग। लेकिन IMD से पहले भी तो इंडिया में सीजन थे। अपने जो ऋषि मुनि थे ये भी तो कुछ बता के गए थे, अपने पूर्वज भी तो कुछ बता गए थे। वो क्या बता के गए थे? चल वो समझते हैं। उन्होंने टोटल कितने सीजन बताए थे? 6 सीजन बताए थे। वसंत पंचमी आती है ना, वसंत पंचमी सरस्वती माता की पूजा होती है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा जब बारिश होती है, शरद, हेमंत और शिशिर यानी ठंड। ये 6 सीजन्स थे किसके अकॉर्डिंग? ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो यहाँ पर भाई, हाँ, यहाँ पर अपना चैप्टर हो गया खत्म। अब अच्छा लग रहा है, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है? मुझे नहीं पता कितनी देर का बना है, 15-20 मिनट लगे होंगे, ठीक है? तो अपना इसका भी रैपिड रिवीजन हो गया भाई खत्म। अब मैं नोट्स देखो, मैंने तुम्हें देना शुरू कर दिया, मैंने डेमोक्रेसी के नोट्स दे दिए हैं। बट अभी देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे पास ना बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, भैया मैथ्स कराओ, मैथ्स कराओ। और इसीलिए मैं संडे को मैथ्स का लेक्चर लेके आ भी रहा हूँ। मैथ्स अब आपके चैनल पे आपको मिलना शुरू हो जाएगी एक बार फिर। अभी तक थोड़ा सा SST में था मैं बिजी, मैंने SST पूरी करा दी है कंप्लीट। तो इसलिए नोट्स मैंने लिखने शुरू कर दिए, बट थोड़ा सा जल्दबाजी में लिखें। बट मैंने नोट्स में ना अपना एक्सप्लेनेशन भी डाला ताकि तुम नोट्स पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाए। मैंने नोट्स वही रखे जो यहाँ पर पढ़ाया है। तो एक बार जाकर के डेमोक्रेसी वाले नोट्स देखना। अगर तुम्हें लगता है कि वहां पर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझे बताना, अगली टाइम जब नोट्स बनाऊंगा तो उसे चेंज कर दूंगा, ठीक है? तो चल भाई चलते हैं, अब मिलेंगे संडे को मैथ्स के साथ, चैप्टर 5 के साथ, ठीक है? चलो भाई।